नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल हो चुका है और इस बार बाजी एनडीए ने जीत ली है। अब जाहिर है कि ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लगता है कि नीतीश कुमार अपनी सीट और सत्ता दोनों बरकरार रख पाएंगे। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आरजेडी को अपनी जीती हुई सीटें भी गंवानी पड़ी? आखिर क्या ऐसा हुआ कि एनडीए इतने प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर हो गया और उसने सारी सीटें जीत ली? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो बिहार में उपचुनाव हो रहे थे उनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस बार मैंने आश्चर्यजनक तरीके से जो आरजेडी की सीटें थी वो भी निकल गई हाथ से, जो कि माने गढ़ माना जाता था। रामगढ़ को तो कहा जाता था कि वहां से आरजेडी कभी हारती ही नहीं है। बेलागंज, सॉरी, रामगढ़ हम बोल दिए, मेरे मिस्टेक से जी। तो ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि एक बैग आरजेडी जो है डाउन हो गई या एनडीए को इतना मिला? ये उपचुनाव जो था कहीं ना कहीं एक ट्रेलर था कि दोनों जो गठबंधन है वो क्या परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि इसी साल नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं। उससे पहले वो इंडिया गठबंधन के लिए लगातार फील्डिंग कर रहे थे और आगे से लेट फ्रॉम द फ्रंट वाली स्थिति थी। तो ये एक टेस्ट था और ये इस टेस्ट में आपने जो कहा कि ये सेमीफाइनल था तो 4-0 से पराजय हुई है जहां तक महागठबंधन का सवाल है। आरजेडी की 2 सीटें थी, सीपीआईएमएल की एक सीट थी, एक माले की थी और एक इमामगंज वाली सीट, इमामगंज की एनडीए की सीट थी। तो इमामगंज की सीट तो बचाया ही, जीतन राम मांझी की बहू वहां से चुनाव जीती और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत गई। उसके बाद अगर हम देखें तो इन 2-3 सीटों पर है ना जीत हार का अंतर है। बेलागंज का जो आपने सवाल उठाया, बेलागंज की जो हार है वो बड़ी हार है आरजेडी की, इसलिए क्योंकि 27 सालों से गढ़ था, है ना। सुरेंद्र यादव किसी न किसी तरह से वहां रिपीट हो रहे थे, वो वहां से सांसद भी चुने गए और इसी कारण से वहां पे उपचुनाव हुआ और कोई और कैंडिडेट नहीं था, उनका बेटा था। तो विरासत जो है उन्होंने ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन विरासत ट्रांसफर करने की कोशिश में वहां से पूरा गढ़ ही उखड़ गया, आरजेडी का गढ़ उखड़ गया एक तरह से। और मनोरमा देवी ने वहां पे एक कंफर्टेबल जीत, 21,000 के आसपास वोट का जो अंतर है वो है विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट्स के बीच में। तो ये बहुत बड़ी हार कही जा सकती है आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। तरारी में आप देखें भाजपा ने वो सीट निकाल ली, है ना। विशाल प्रशांत जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सुनील पांडे के पुत्र, वो उन्होंने वहां पे जीत दर्ज कर ली। जबकि ये कहा जा रहा था कि सीपीआईएमएल जो है, माले जो है वहां पे बहुत ही जबरदस्त मौजूदगी है, समीकरण को वो साध रहे हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी सुदामा प्रसाद जैसे तो नहीं है, लेकिन उनसे काफी कनेक्शन, कर्मठ है, जुझारू है। तो वहां की स्थिति, रामगढ़ में एक बार आप देखें कि फिर से बीएसपी, यहाँ तो आरजेडी जो है सेकंड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे आप चले गए। तो बीएसपी से फाइट हुई और जीत और हार का अंतर जो है वो बहुत कम रहा। बेलागंज में मुझे लगता है कि जन स्वराज की भी अच्छी उपस्थिति रही। नहीं, 17 चारों सीट मिला के लगभग 10% वोट निकाले हैं जन स्वराज ने। बिल्कुल। तो उनकी उपस्थिति बहुत माने मार्केबल रही है। पहले चुनाव में 10% वोट लाना, तो अब जो दोनों गठबंधन है वो चिंतित होंगे क्योंकि अगर आप बेलागंज में देख रही हैं कि अमजद साहब जो हैं जन स्वराज के, उन्होंने 17,000 से ज्यादा वोट लाया है। तो जो पासवान कैंडिडेट है उनका इमामगंज में, उसने भी बहुत तगड़ी उपस्थिति वहां पे दर्ज करा दी है। बिल्कुल, है ना। और अगर मैं सही हूं तो 37,000 के आसपास वोट है। 37,000 के आसपास वोट रहे ना, पासवान वोट, यानी कि चिराग पासवान जो है अपना वोट
जो कहा जाता है कि पारंपरिक तौर पे पासवान वोट चिराग पासवान का वोट है, और जिसके कारण उनकी पूछ है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप वो वोट 37,000 शायद नहीं, शायद 27,000, या हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, 37,000 ही है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो ये इतना बड़ा वोट जो है उनको आना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपना वोट, जो पारंपरिक वोट मानते हैं, वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए, और इसको लेकर सवाल उठेंगे। बिल्कुल। तो ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था, और इसने कई चीजें सामने रख दी हैं। एक तो ये है कि भाई महागठबंधन जो है ये इतनी बड़ी पराजय कैसे हो गई, 4-0 की पराजय, है ना, और अपनी 3 सीटें उन्होंने गंवा दी, स्ट्रॉन्ग सीट्स जो थी उनकी गंवा दी। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल चीजें जो है इनके हाथ से निकल गई। और आपने जैसा कि कहा कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अगर ये डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं बीच में, तो ठीक है, नहीं तो आगे जो 2025 का जो चुनाव है, जो फाइनल है, हालांकि अगर इसे सेमीफाइनल माने तो हारने वाली जो टीम है वो बाहर हो जाती है, लेकिन ये चूंकि सत्ता का सेमीफाइनल है, इसलिए फाइनल जो है वो इन्हीं के बीच होना है, तो वहां पे मुश्किल हो सकती है। नहीं, एक बात ये भी साफ हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी हमारे प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, समय हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जदयू जिधर रहेंगे विजय उधर ही हो रही है। वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर, उनकी संख्या बल्कि उपस्थिति न होते हुए भी मार्केबल उपस्थिति है, और उनके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। इससे ये बात साबित हो गई, जिधर जाते हैं उधर ही पलड़ा भारी हो जाता है। हाँ, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी, मान के क्या चलना है, दिख रहा है कि नीतीश जी की उपस्थिति किसी भी पार्टी को मजबूती देती है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यदि नीतीश जी एनडीए के साथ रहे तो हो सकता है कि वो फिर अगली बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे और विजय एनडीए को मिले। लेकिन ये राजनीति है, ये सिर्फ एक अनुमान है। आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।